कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जगदीश्वर जी। आज हम लोग आपके जो ऑडियो डायरी है उसके अगले एपिसोड में आपने लंबे समय तक तकरीबन 3 दशक से ज्यादा आपने संगीत और खासतौर पर शास्त्रीय संगीत पर लिखा है अखबारों में। तो पहली तो मेरी जिज्ञासा ये है कि ये शास्त्रीय संगीत पर लिखने की आपकी रुचि, ये आपका ध्यान कैसे गया? लिखने का तो मेरा कोई उद्देश्य शुरू में नहीं था। मैं सुनने में मेरी रुचि बचपन से रही है। और बचपन में जितनी थी किशोरावस्था में थोड़ा बढ़ी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई क्योंकि मैं एक छोटे से कस्बे में था। तो वहाँ शास्त्रीय संगीत हम सिर्फ रेडियो के माध्यम से सुन सकते थे। और उस जमाने में टेलीविजन दूरदर्शन की भी रीच नहीं थी वहां तक। और कोई बड़ा कलाकार छोटे से कस्बे में आए तो इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और तो मेरा जो एक्सपोजर जिसे कहते हैं वो दिल्ली में, जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया 1973 में पढ़ने के लिए, तब मेरा एक्सपोजर हुआ शास्त्रीय संगीत से एक अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ जितने भी चोटी के कलाकार थे सबको सुनने का मौका मिला। और ये भी साथ में था कि संगीत का आनंद तो आता था, लेकिन ये भी इच्छा होती थी कि थोड़ा समझ में भी आए। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की, जान बूझ करके खोज के संगीतकारों से मिलना, और कुछ से मित्रता भी हो गई। तो उनके साथ संगीत की चर्चा करना, जबकि मुझे संगीत की कोई जिसे कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा या कोई किसी तरह का वो नहीं था, लेकिन जानने की जिज्ञासा जरूर थी। और बचपन से सुन रहा हूँ तो कान भी शायद तैयार हो गए थे कुछ समझने के लिए। तो एक तो ऐसे हुआ, फिर दूसरे क्या हुआ कि उस समय दिल्ली में संगीत के कार्यक्रम टिकट लग के होते थे। आजकल तो सारे मुफ्त में होते हैं। तो और इतने सारे कार्यक्रम भी नहीं होते थे। मुख्य 2-3 संगीत समारोह थे जिनका लोग इंतजार करते थे बहुत बेताबी से। एक तो अभी भी दो तो उनमें से अभी भी चल रहे हैं। जैसे एक तो गांधर्व महाविद्यालय का एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती पे समारोह होता था, वो अभी भी होता है। और एक शंकरलाल संगीत समारोह होता था, तो वो भी अभी भी चल रहा है। ये दो तो चल रहे हैं। उस जमाने में एक आईटीसी की तरफ से संगीत सम्मेलन होता था, आईटीसी संगीत सम्मेलन, वो बंद हो गया है। वो भी बहुत, उसमें भी बहुत ही शीर्षस्थ कलाकार भाग लेते थे। तो दिल्ली में आने का एक फायदा ये हुआ कि इन सबको सुनने का मौका मिला। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये थी कि मैं तो विद्यार्थी था और मेरी पास पैसे वैसे नहीं थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो होता है था कि जब भी मैं टिकट खरीदने आता था तो जो सबसे कम कीमत का टिकट था, उस जमाने में जनरली 15 रुपए का होता था। 3 दिन का समारोह था, पूरे तीनों दिन का। तो मैं 15 रुपए का टिकट खरीदने के लिए जाता था और वो हमेशा जवाब ये मिलता था कि वो तो बिक गए सारे। अब क्या करें? तो बल्कि इसमें एक घटना ऐसी है कि बड़ी दिलचस्प है, आप कहें तो मैं सुना दूं। हाँ बताइए ना। पहला मैंने जो संगीत का कार्यक्रम सुना उस्ताद अली अकबर खां का, वो इस तरह था कि हमारे जेएनयू से सप्रू हाउस तक रोज दिन में 3 बार बस आती थी यूनिवर्सिटी की। तो उसमें बैठ के बिना कोई किसी टिकट के हम सप्रू हाउस आ जाते थे। और ये कमानी ऑडिटोरियम, जहाँ की संगीत के समारोह उस समय होते थे, नया नया बना था, बहुत बढ़िया था। तो वो तो पैदल 2-2.5 मिनट का रास्ता है सप्रू हाउस से। तो मैं उनका कार्यक्रम सुनने पहुंचा और इत्तेफाक से मुझे जो है वो 15 रुपए का एक टिकट मिल गया था। नहीं मिला था, सॉरी। मैं 15 रुपए का टिकट खरीदने गया था, लेकिन उन्होंने कहा बिक गया है। तो मैं ऐसे ही इधर से उधर जो है वो घूम रहा था।
ऑडिटोरियम के बाहर, जिसे कहते हैं ना पेसिंग अप एंड डाउन, तो बस ऐसी चक्कर लगा रहा था, इधर से उधर उधर से इधर। तो थोड़ी देर बाद अंदर से एक विदेशी युवती जो है निकली और उसने देखा कि और मैं, जाहिर है कि मेरी उम्र भी कम थी तो लगता था ये छात्र है। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको टिकट चाहिए? तो मैंने कहा हाँ चाहिए, तो मैं तो आया था सुनने के लिए, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा टिकट, तो उसने कहा कि मैं जो है, मेरा तो कोई बहुत खास इंटरेस्ट है नहीं इस संगीत में, लेकिन एक मित्र के कारण मैं आई थी यहाँ, और वो मित्र जो है उनका वो कहीं अता पता नहीं है, तो मैं तो अब जा रही हूँ, तो आप ये टिकट आप रख लीजिए, आपको सुनने में दिलचस्पी बहुत अलग है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप दे दीजिए। तो जब उसने दिया टिकट, तो वो तो सबसे ज्यादा जो 500 रुपए का टिकट था, तो मैंने उसे फौरन लौटा दिया। मैंने कहा देखिए मेरे पास तो 15 रुपए हैं और मैं ये टिकट नहीं करता। तो मैं कुर्ता पजामा पहनता था उस जमाने में, तो उसने जो है वो मेरे कुर्ते की जेब में वो टिकट ठूस दिया और कहा कि मेरे लिए तो बेकार है, मैं तो जा रही हूँ, और आप सुनना चाहते हैं और आप बाहर टहल रहे हैं, तो आप रखिए इसको, मैं चली। तो उसने मेरी जेब में वो टिकट ठूसा और वो चल दी। ना उसे मेरा नाम पता, ना मुझे उसका पता। जिंदगी में पहली बार ही तब देखा था उसे, और आज तक तो कभी देखा नहीं। तो इस तरह मैंने उस्ताद अली अकबर खां का कार्यक्रम आगे की पंक्तियों में बैठ के सुना। वाह, बिल्कुल। मेरे ख्याल से दूसरी रो रही होगी। मतलब बहुत ही शानदार घटना है ये। हाँ, तो वो और वो उस दिन उस्ताद जो है शायद बहुत बढ़िया मूड में थे। उन्होंने बजाया भी ऐसा कि मुझे अभी भी मैं याद करता हूँ तो रोमांच हो जाता है। तो अली अकबर खां साहब की खास बात ये थी कि वो, जिसे वाकई में कलाकार कहते हैं ना, सर्जक, तो वो सर्जक थे। और आप तो साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं, और तो आप जानते हैं कि हर रचनाकार हर समय सफल नहीं होता। तो अली अकबर खां का यह था कि कॉन्सर्ट कभी भी पहले से प्लान नहीं होते थे। वो अक्सर स्टेज पे आने के बाद तय करते थे कि मुझे क्या बजा। तो पहले से कोई तैयारी नहीं होती थी। और अच्छा, वो जो हमारे संगीत में एक शब्द है उपज, तो उपज का काम उनका होता था। उपज का मतलब होता है ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन, ऑन द स्पॉट क्रिएशन। उसी वक्त जो है वो चीज उसी वक्त पहली बार क्रिएट की जा रही है, उसको उपज कहते हैं। तो उनका बजाना तो उपज का बजाना था, और उस दिन वो बहुत अच्छे मूड में रहे होंगे। तो मुझे अभी भी जो है याद है उन्होंने क्या बजाया था और कैसा बजाया था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का हमेशा ये होता है कि या तो उसका प्रोग्राम एकदम फ्लॉप जाता है, और या ऐसी ऊंचाई पे हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अली अकबर खां साहब का ऐसा ही था कि जब वो बढ़िया बजाते थे तो वो बिल्कुल डिवाइन जिसे कह सकते हैं, वो एक्सपीरियंस होता था आदमी को। और कभी कभी जब वो मूड में नहीं होते थे तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैंने 15-20 मिनट बाद ही मैं हॉल के बाहर चला गया। लेकिन ऐसा यदा कदा ही हुआ। वो जिस कोटि के कलाकार थे उनका तो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अतिशयोक्ति लग सकती है कि उनका खराब बजाना भी बहुतों के बहुत अच्छे बजाने से बेहतर था। तो इस तरह मेरी जो है यहाँ दिल्ली में मैंने कार्यक्रम सुनना शुरू किया। तो अब मैं आपको, ये बात लगभग वैसी है जैसी मेरे जेएनयू में एडमिशन वाली थी कि मुझे तो रेल का किराया प्राप्त करना था, इसलिए मैंने तो मुझे जब मैं पत्रकारिता में आ गया तो उस वक्त ये हुआ कि मैं यूएनआई में था, और यूएनआई में हमारी शिफ्ट ड्यूटी होती थी 6-6 घंटे की, जैसे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से रात के 9 बजे तक, रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, इस तरह शिफ्ट ड्यूटी। तो वो कभी कभी मतलब आप चाहें तो एडजस्ट भी करा सकते थे, किसी और से आपने एक्सचेंज कर ली।
तो शाम को मैं संगीत सुन सकता था अगर चाहूं तो। तो उस वक्त राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स के चीफ एडिटर होकर के इंदौर से दिल्ली आए, और मेरे एक अभिन्न मित्र है मधुसूदन आनंद, वो भी नवभारत टाइम्स में थे, और माथुर साहब ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको बहुत वो मानते थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मधुसूदन से, कि भाई ये तो मैं तो सुन ही नहीं पाता हूँ कोई कार्यक्रम, मेरे पास तो पैसे नहीं होते कि टिकट खरीद सके, तो क्या किया जाए? माथुर साहब से जरा पूछो कि वो कुछ संगीत पे लिखवाना चाहते हैं क्या। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा हमारे एक मित्र हैं और ऐसे ऐसे उनकी बड़ी रुचि है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने संगीत की बहुत छोटी जगह बहुत कम होती थी, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ मुश्किल से, सिंगल कॉलम, तो वो मैंने रिव्यू करना शुरू कर दिया। तो उस समय ये था कि जो म्यूजिक क्रिटिक्स थे उनके लिए एक अलग एनक्लोजर होता था और बिल्कुल स्टेज के पास बेस्ट सीट्स थी वो। तो मुझे बिना कोई टिकट खरीदे बेस्ट सीट से जो है वो वहां बैठ करके सुनने का मौका मिलने लगा। तो इस तरह से मेरा संगीत का लेखन जो है वो शुरू हुआ, और जबकि मेरी योग्यता ऐसी नहीं थी कि मैं जो बड़े बड़े कलाकारों पे टिप्पणी कर सकूं, लेकिन युवावस्था में आदमी बहुत सारे एडवेंचर भी करता है ना। तो मेरे लिए ये एक दुस्साहस ही था, एडवेंचर ही था कि मैं संगीत समीक्षकों के बीच में बैठूं और फिर कार्यक्रम के ऊपर अगले दिन लिखूं। लेकिन मैंने वो दुस्साहस दिखाया, और मेरा सौभाग्य था कि लोगों को जो मेरी छोटी छोटी टिप्पणियां थी वो अच्छी भी लगी। आपको याद है कौन सी पहली टिप्पणी लिखी थी, किस पर, कुछ याद है? नहीं, ये तो मुझे शायद अब याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उस जमाने में जितने बड़े कलाकार हैं सबके कार्यक्रम सुने, लिखा भी, जिनमें कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी और किशोरी मोहनकर और मतलब परवीन सुल्ताना, सभी लोग थे, क्योंकि वो सब आते थे, हर साल यहाँ पे बुलाए जाते थे। तो मुझे तो ये हुआ कि सुनने को मिल गया बिना कुछ पैसा खर्च किए, जो पैसा मेरे पास था नहीं उतना कि टिकट खरीद सकूं, और अच्छी जगह बैठ करके बिल्कुल जहां से बेस्ट व्यू और बेस्ट सुनाई दे। तो इस तरह फिर मेरी रुचि बढ़ी, मैंने समझने की कोशिश की, और आपको तो पता ही है कि सत्संग जो है उसका बड़ा महत्व है हर जगह। तो इसमें भी सत्संग का मुझे बहुत लाभ मिला, संगीतकारों से चर्चा और संगीत के जानकारों के साथ बैठ के उनसे चर्चा, क्योंकि यहाँ कुछ म्यूजिक क्रिटिक्स उस समय ऐसे थे जो बहुत ही नॉलेजेबल थे, बहुत गुणी थे। तो उनसे जो है वो मैं तो यंग था, तो उन लोगों को लगा कि ये लड़का जो है बहुत गहरी रुचि रखता है, तो वो भी मुझे जो है मुझसे बातें करते थे, बहुत सी चीजें बताते थे। तो इस तरह से जो है वो क्रम चल पड़ा और अब तक चल रहा है। अब मैंने बस ये है कि संगीत समीक्षा करनी बंद कर दी है। मैंने 1 जनवरी 2016 को फेसबुक पे घोषणा की थी कि आज से मैं संगीत समीक्षा नहीं करूंगा। उस समय में अंग्रेजी का जो अखबार है द हिंदू, उसके लिए लिखता था। तो लेकिन संगीत सुनने में मेरी अभी भी उतनी रुचि है, या शायद और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब समय ज्यादा है सुनने का, और पढ़ता भी हूँ, कभी कभी लिख भी देता हूँ। मेरा अब इस समय तो मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने में काफी कठिनाई है, लेकिन पिछले साल नहीं, इसी साल अप्रैल के महीने में मैंने अंतिम लेख लिखा था संगीत पे, वो कुमार गंधर्व के ऊपर ही था, वो छपा भी है स्वर मुद्रा जो पत्रिका चलती है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बातचीत, ठीक, और अगले एपिसोड में हम लोग फिर आपसे दूसरे शास्त्रीय संगीत के दूसरे प्रसंगों पर बात करेंगे। जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।